अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर कॉमर्स, हम यहाँ पे अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं और हम अकाउंटिंग में डिस्कस कर रहे हैं पार्टनरशिप के बारे में। और इससे पहले हमने फॉर्मेशन देखी पार्टनरशिप की, फिर हमने देखा कि अगर पार्टनर्स के दरमियान किसी भी पार्टनरशिप फर्म के अंदर प्रॉफिट होता है या लॉस होता है तो उसकी किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पार्टनरशिप में अगर कोई पार्टनर रिटायर्ड हो रहा है तो वो किन केसेस में रिटायरमेंट होती है और किस तरह से वो रिटायर्ड होकर कंपनी से जा रहा होता है। उसमें इस दौरान उसकी रिटायरमेंट के दौरान जो है कंपनी किन किन स्टेजेस से गुजरती है, वो सब चीज़ें हम यहाँ पे अपने लेक्चर में देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आपको पार्टनरशिप रिटायरमेंट के हवाले से एक छोटी सी डेफिनेशन दी गई है। एनी पार्टनर इन द फर्म हैज़ द राइट टू लीव द फर्म। कोई भी पार्टनर है, आप हैं, मैं हूँ या कोई तीसरा बंदा है, उसको फुली राइट्स होते हैं उसके पास कि वो किसी भी वक्त पार्टनरशिप को छोड़ के जा सकता है। द पार्टनर्स हू गोइंग आउट फ्रॉम द फर्म इज कॉल्ड द रिटायरिंग पार्टनर। जो पार्टनरशिप फर्म से निकल रहा होता है, छोड़ के जा रहा होता है, उसको हम नाम देते हैं रिटायरिंग पार्टनर का, या फिर उसको हम कह सकते हैं आउट गोइंग पार्टनर। देयर आर फॉलोइंग सेवरल वेज फॉर रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। कुछ तरीक़ेकार होते हैं जिनके तहत कोई भी पार्टनरशिप में हम किसी पार्टनर को देखते हैं कि वो रिटायर्ड हो रहा होता है। ठीक है, इसके अंदर जब पार्टनरशिप में रिटायरमेंट की बात की जाती है तो 3 मुख्तलिफ तरीक़ों से पार्टनरशिप के अंदर कोई पार्टनर रिटायर्ड होकर जाता है। उसकी रिटायरमेंट के वक्त पहला केस होता है सेल ऑफ इंटरेस्ट। सेल ऑफ इंटरेस्ट बाय द रिटायरिंग पार्टनर टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर डायरेक्टली और प्राइवेटली। इन दिस केस द एग्जिस्टिंग पार्टनर मेक पेमेंट फ्रॉम देयर प्राइवेट सोर्सेज टू रिटायरिंग पार्टनर एंड नथिंग इज पेड फ्रॉम द फर्म्स फंड। सेल ऑफ इंटरेस्ट के अंदर हम इस तरह से कह सकते हैं कि जैसे मिस्टर ए, बी और सी 3 पार्टनर्स हैं जिसमें से मिस्टर ए फर्म छोड़ के जा रहे हैं। ठीक है, तो अब मिस्टर बी जो हैं वो मिस्टर ए के जितने भी इंटरेस्ट हैं, यानी कि उनका जितना भी शेयर था पार्टनरशिप फर्म के अंदर, उस पूरे इंटरेस्ट को वो परचेज़ कर लेते हैं। और ये डायरेक्टली भी परचेज़ कर सकते हैं और प्राइवेटली भी परचेज़ कर सकते हैं। लेकिन इस केस के अंदर हमारी जो पेमेंट्स होती हैं, यानी कि मिस्टर बी जो मिस्टर ए का इंटरेस्ट परचेज़ कर रहे हैं, वो फर्म के सोर्सेज से नहीं होगा, बल्कि वो अपने प्राइवेट सोर्सेज से उसकी अदायगी करेंगे। ठीक है, नथिंग इज पेड फ्रॉम द फर्म्स फंड। कोई भी चीज़ हमारी कंपनी के अंदर से कोई पैसा खर्च नहीं होगा। प्राइवेटली उन्होंने इंटरेस्ट को परचेज कर लिया मिस्टर बी ने मिस्टर ए के। ये चीज़ डायरेक्टली भी हो सकती है और प्राइवेटली भी रखते हुए करा जा सकता है। नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट। जैसे कि नाम से जाहिर हो रहा है कि ट्रांसफ़र हो रहा है किसी किस्म का, किसका, इंटरेस्ट का। ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट बाय द रिटायरिंग पार्टनर टू हिज सन, daughter, wife, brother, sister or any other nominated person or persons with the consent of other partners। देखिए, कोई भी पार्टनरशिप की फर्म जब इस्टेब्लिश होती है ना, जब बनाई जाती है पार्टनरशिप की, हमने फॉर्मेशन में देखा था कि एक एग्रीमेंट होता है। उस एग्रीमेंट के अंदर तमाम पार्टनर्स के नाम मेंशन किए जाते हैं। तो जब पार्टनरशिप को मैं छोड़ के जाऊंगी तो पार्टनरशिप के अंदर हम ये भी देखते हैं कि नए पार्टनर के आने की वजह से भी पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है, और कोई एक पार्टनर एग्जिस्टिंग पार्टनर छोड़ के जा रहा है तब भी पार्टनरशिप जो है वो डिसॉल्व हो जाती है। ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट के अंदर करते ये हैं कि मैं पार्टनरशिप को छोड़ना चाह रही हूँ, लेकिन मैं अपने इंटरेस्ट को बेच नहीं रही अपने रिमेनिंग पार्टनर्स में, बल्कि मैं क्या कर रही हूँ कि मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ अपने इंटरेस्ट को अपने बेटा, भाई, बहन, वाइफ, डॉटर, किसी को भी हमने ट्रांसफ़र कर दिया अपना इंटरेस्ट। यानी कि जो कुछ भी मेरी मिल्कियत में था, अब मैं अपना नाम वहाँ से हटा रही हूँ, मेरी जगह कोई और उन सब चीज़ों को देखेगा या कोई और जो है उसका प्रॉफिट और लॉस जो है वो हासिल करेगा। ठीक है, तो ये नॉमिनेटेड पर्सन होते हैं, एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। यानी कि मैं हूँ, मैं जब छोड़ के जाऊँगी तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपने 2 बच्चों के नाम कर जाऊँ कि ये दोनों बच्चे जो हैं इस बिज़नेस के अंदर देखेंगे, आगे से जो कुछ भी प्रॉफिट और लॉस होगा वो इनको मिलेगा। तो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन दोबारा वही बात कि हम पार्टनरशिप का एग्रीमेंट करेंगे और इसके अंदर जो हमारे, जैसे मैं ए पार्टनर थी, बी और सी के जो हमारे रिमेनिंग पार्टनर्स थे, उनकी रजामंदी ज़रूरी है। ठीक है, उनकी रजामंदी के बाद ही ये ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट मुमकिन हो पाता है। फिर थर्ड इसमें एक और चीज़ आती है, विदड्रॉल ऑफ इंटरेस्ट। अब विदड्रॉल ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? विदड्रॉल ऑफ इंटरेस्ट या फंड बाय द रिटायरिंग पार्टनर फ्रॉम द फर्म। इन दिस केस पेमेंट इज मेड फ्रॉम द फर्म्स फंड्स टू द रिटायरिंग पार्टनर। हमने पहले देखा था जब सेल हो रही थी इंटरेस्ट की तो वो प्राइवेट सोर्सेज से उसको अदायगी की जा रही थी, कंपनी के फंड्स में से कुछ भी अदा नहीं किया जा रहा था। लेकिन जब हम विदड्रॉ करते हैं, यानी कि रिटायरिंग पार्टनर जब अपने फंड्स को निकाल रहा होता है
और कोई भी रिमेनिंग पार्टनर उसके फंड्स को परचेज करने के लिए तैयार नहीं होता है, तो वो कंडीशन हमारी कहलाती है विड्रॉल ऑफ इंटरेस्ट। यानी कि मैं कंपनी छोड़ के जाना चाह रही हूँ, तो मैं अपने सारा इंटरेस्ट, मेरा जितना भी फंड है, जितने भी मैंने इन्वेस्टमेंट की हुई थी, वो सारी की सारी मैं विदड्रॉ कर रही हूँ, अपनी इन्वेस्टमेंट मैं बाहर निकाल रही हूँ कंपनी में से। इन दिस केस पेमेंट इज मेड फ्रॉम द फर्म्स फंड टू द रिटायरिंग पार्टनर। और इस केस के अंदर जो कुछ भी मुझे अदायगी होगी, यानी कि जितना भी इंटरेस्ट मेरा था, बिलफर्स मैंने ₹1,00,000 की इन्वेस्टमेंट की हुई थी और मैं कंपनी छोड़ रही हूँ, रिटायर्ड हो रही हूँ, तो वो ₹1,00,000 मैं कंपनी में से अपने निकाल लूँगी। यानी कि कंपनी की जब नेक्स्ट मेरे जाने के बाद दोबारा से बैलेंस शीट बनेगी, दोबारा से एग्रीमेंट तैयार होगा, तो उसके अंदर ₹1,00,000 जो मैंने इन्वेस्ट किए हुए थे एज ए पार्टनर, अब वो बी और सी जो रह जाएंगे वो नए अकाउंटिंग ईयर के अंदर उस ₹1,00,000 को नहीं लिखेंगे, क्योंकि वो ₹1,00,000 ख़त्म हो गए। ठीक है, तो जब भी हम, दो चीज़ें आपने याद रखनी है कि जब भी हम प्राइवेट सोर्सेज से किसी की अदायगी कर रहे होते हैं, रिटायरिंग पार्टनर के फंड्स को हम परचेज कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे हमारे फंड फर्म के अंदर से ख़त्म या कम नहीं होते। लेकिन विड्रॉल ऑफ इंटरेस्ट के में अंदर इसमें बिल्कुल अपोजिट हो जाता है। इसमें हमारे फंड्स, फर्म के जो फंड्स होते हैं वो कम हो रहे होते हैं। इसके बाद हम जब रिटायरमेंट देखते हैं पार्टनर की या पार्टनरशिप के अंदर, तो वहाँ पे हम दो तरीके से रिटायरमेंट को ट्रीट कर रहे होते हैं। यानी कि एक बंदा छोड़ के जा रहा है, तो अब हमने अपने असेट्स को दोबारा से असेस करना है, यानी कि क्या क्या उनकी वर्थ है। ठीक है, तो उसमें पहला प्रोसेस जो होता है वो कहलाता है हमारा रीवैल्यूएशन प्रोसेस। इसमें क्या किया जाता है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ऑल द असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द फर्म are revalued before the retirement of the partner. Any loss or gain arising on revaluation is distributed among the partners in the profit sharing ratio as mutually agreed upon. ठीक है, क्या होता है इसके अंदर, जितने भी असेट्स हैं कंपनी के अंदर, जितनी भी लाइबिलिटीज़ हैं कंपनी के अंदर, उन सबको रीवैल्यू किया जाता है पार्टनर के रिटायर होने से पहले पहले। ठीक है, असेट्स पड़े हुए हैं, कुछ अदायगियाँ करनी है, यानी कि लाइबिलिटीज़ है हमारी, हमने उनको रीवैल्यू किया कि हमने ख़रीदा इतने का था, अब उसकी रीवैल्यूएशन के ऊपर उसकी कितनी, उसकी वर्थ कितनी हो चुकी है। बाज़ दफ़ा हम देखते हैं कि गेन हो जाता है, हमने कोई चीज़ 50 की ख़रीदी, अब उसकी मार्केट वैल्यू जो है बढ़ गई है, ₹100 हो गई, ₹200 हो गई है। लेकिन बाज़ केसेस के अंदर हमें लॉस भी होता है कि हमने चीज़ ख़रीदी थी, अब वो उसकी वर्थ इतनी नहीं रही है, यानी कि हमें वो चीज़ महंगी पड़ गई है, अब इतने वर्थ में वो बिकेगी नहीं। ठीक है, तो लॉस और गेन दोनों चीज़ों पे होता है, असेट्स पे भी होता है और लाइबिलिटीज़ पे भी होता है। इनको हम रीवैल्यू करते हैं, और जब रीवैल्यू करने के बाद अगर कोई हमें गेन हुआ है तो सारे पार्टनर्स को, यानी कि जो ABC, ए रिटायर्ड हो रहा है उसको भी दे देंगे, BC को भी दे देंगे, तमाम पार्टनर्स के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। लॉस हो रहा है तो उस केस के अंदर भी हमारे जो रिटायरिंग पार्टनर हैं उनको भी लॉस की भरपाई करनी पड़ती है, और जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उन्होंने भी उसकी भरपाई करनी पड़ती है। भरपाई से मुराद ये है कि आपने कोई लॉस में जब फिगर चली जाती है तो पार्टनर्स अपनी जेब से पैसे दे रहे होते हैं, यानी कि कंपनी में अपनी जेब से पैसे डाल रहे होते हैं, गेन में वही पैसे वो अपने साथ लेके जा रहे होते हैं। ठीक है, तो रिटायरिंग पार्टनर भी और जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो भी दोनों इसमें रीवैल्यूएशन प्रोसेस के अंदर जो है शामिल होते हैं। और ये आप कह सकते हैं कि उनकी कुछ म्यूचुअली एग्रीड होते हैं कि इतना % ये लेगा या इस रेशो में लेगा या इक्वली शेयर करेगा, ये डिसाइडेड हो सकता है सब कुछ। ठीक है, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में उसको डिवाइड कर दिया जाता है, जितनी भी हमारी रीवैल्यूएशन हुई होती है असेट्स की और लायबिलिटीज़ की रिटायरमेंट से पहले। दूसरी चीज़ हम देखेंगे इसके अंदर, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। सबसे पहले समझ लें कि गुडविल क्या होती है। गुडविल हम कहते हैं किसी भी चीज़ का, किसी भी कंपनी का एक अच्छा नाम। ठीक है, उसको हम कैसे ट्रीट करते हैं। व्हेन अ पार्टनर रिटायर्स ही ऑल्सो गेट्स शेयर इन द गुडविल ऑफ द फर्म। इन दिस केस गुडविल इज ट्रीटेड एज एन असेट and shall be distributed among all partners, including the retiring partner, in their profit sharing ratio. Goodwill account shall be shown in the new balance sheet. अब क्या होता है इसके अंदर कि जब पार्टनर रिटायर होने लगता है तो हम देखते हैं कि उसकी कोई ना कोई वर्थ होती है। He also gets share in the goodwill of the firm. उसकी ज़ाती वर्थ होती है और उस कंपनी की भी कोई ना कोई गुडविल होती है, तो उसका शेयर उस गुडविल के अंदर भी मौजूद होता है। तो इसको अब किस तरह से करें। इन दिस केस गुडविल इज ट्रीटेड एज एन असेट। गुडविल को ट्रीट किया जाता है एक असेट के तौर से, और इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तमाम पार्टनर्स के दरमियान। जो पार्टनर रुक रहे हैं कंपनी में वो भी, और जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है, रिटायर्ड हो रहा है, उसको भी ये गुडविल दी जाती है।
और किस सूरत में दी जाती है, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जितना भी प्रॉफिट शेयर करते रहे हैं वो लोग, उसी हिसाब से उनको तकसीम कर दी जाएगी। गुडविल अकाउंट शैल बी शोन इन द बैलेंस शीट, और गुडविल अकाउंट को हम बैलेंस शीट के अंदर एज अ एसेट शो भी कराते हैं। यहाँ पे गुडविल की कुछ एंट्रीज पास की गई हैं जिसको समझना आपको थोड़ा सा और आसान हो जाएगा कि गुडविल अकाउंट हमने अभी बात करी कि एक असेट की तौर से ट्रीट किया जाता है, तो हम गुडविल अकाउंट को कर देते हैं डेबिट साइड पे। जितने भी पार्टनर्स के कैपिटल हैं उन सबको हम क्रेडिट पे करके बढ़ा देते हैं, ठीक है। यानी कि गुडविल अमाउंट अगर बिल फर्स्ट 50,000 है तो 2 पार्टनर्स अगर हैं तो दोनों के दरमियान 25-25 डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आ गई यहाँ पे, इसको गुडविल को इस तरह ट्रीट किया जाता है और इसकी एंट्री भी सेम इसी तरीके से हम आगे देखेंगे कि पास की जाती है। अब पार्टनरशिप की रिटायरमेंट को मज़ीद अच्छी तरीके से समझने के लिए मैंने यहाँ पे आपकी बुक का लिया है प्रॉब्लम नंबर 1। Abrar, Bashi and Chaman were equal partners with capital balances of rupees 1,44,000, 1,08,000 or 1,26,000 respectively. Abrar retires from the firm and the remaining partners continue in business. Balance sheet before retirement of Mr. Abrar was as under. ये हमें दिए हुए हैं, तीनों पार्टनर्स के कैपिटल दिए हुए हैं और तीनों पार्टनर्स के कैपिटल के अंदर उन्होंने मजीद ये भी चीज़ कही कि अबरार जो है वो रिटायर्ड हो रहा है, बाकी के 2 पार्टनर्स यानी कि बाशी और चमन जो है वो कंटिन्यू रखेंगे बिजनेस को। तो यहाँ पे हमारे पास इनकी रिटायरमेंट से पहले यानी कि मिस्टर अबरार की रिटायरमेंट से पहले एक बैलेंस शीट दी हुई है, कंपनी की क्या सूरत हाल थी वो देख लेते हैं। यहाँ पे इनके पास कैश मौजूद था 35,000 का, अदर एसेट्स हमारे पास मौजूद थे बिफोर रिटायरमेंट 3,65,000 के, अकाउंट्स पेबल की कुछ अदायगी करनी थी 22,000 की, फिर अबरार का कैपिटल यहाँ पे दिया हुआ है 1,44,000 का था, फिर नेक्स्ट हमारे पास बाशी का कैपिटल दिया हुआ था 1,08,000 और इसी तरह चमन का कैपिटल दिया हुआ था 1,26,000 का। इन दोनों साइड्स को अगर हम इक्वल कर लेते हैं तो 35,000 और 3,65,000 मिलके हो जाएंगे 4 लाख। और इस तरीके से अगर हम दूसरी साइड पे देखें अकाउंट पेबल, अबरार कैपिटल, बाशीज कैपिटल और चमन्स कैपिटल, इन सबको अगर आपस में ऐड अप कर लें हम तो सेम वही अमाउंट बन जाएगी हमारी 4 लाख। यानी कि कंपनी की वर्थ जो इनकी थी वो थी 4 लाख रुपए की, जिसमें पेबल्स भी शामिल थे, असेट्स भी थे और कैश भी था। अब रिक्वायरमेंट की तरफ आते हैं कि रिक्वायर्ड क्या है हमें इसके अंदर। रिक्वायरमेंट कहा जा रहा है कि गिव एंट्रीज इन जनरल टू शो द रिटायरमेंट एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ अबरार अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग अजम्पशंस कंसिडर्ड इंडिपेंडेंटली। अबरार की रिटायरमेंट को हमने शो कराना है और कुछ अजम्पशंस हैं जो कि हमें अलग अलग कंसिडर करनी है, यानी कि अलग अलग केसेस दिए हुए हैं कि अगर ऐसा हो तो क्या होगा, अगर ऐसा हो तो क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे 3 डिफरेंट केसेस दिए हुए हैं। अबरार सेल्स हिज एंटायर इंटरेस्ट टू बाशी एंड रिसीव्स कैश रुपीज 1,60,000 फ्रॉम बाशीज प्राइवेट सोर्सेज। पहले केस के अंदर अबरार अपना सारा का सारा इंटरेस्ट जो है बाशी को सेल कर देता है और उसके अगेंस्ट 1,60,000 बाशी से ले रहा है उसके प्राइवेट सोर्सेज से। सेकेंड केस के अंदर अबरार सेल कर रहा है अपना पूरा का पूरा इंटरेस्ट चमन को और रिसीव कर रहा है अमाउंट 1,20,000 फ्रॉम चमन्स प्राइवेट सोर्सेज। थर्ड केस के अंदर अबरार सेल कर रहा है अपना 2/5 इंटरेस्ट बाशी को ₹65,000 में और बाकी का रिमेनिंग इंटरेस्ट जितना भी बच रहा है यानी कि पूरी एक हिस्से में से उसने 2/5 जो है वो बाशी को दे दिया और बाकी जितना बचा वो 70,000 रुपीज़, हमें यहाँ पे रेट नहीं पता कि कितना दिया उसने, अमाउंट पता है हमें कि 70,000 रुपये उसने चमन को बेच दिया। बाशी एंड चमन मेक द पेमेंट फ्रॉम देयर प्राइवेट सोर्सेज। बाशी ने और चमन ने दोनों ने पेमेंट जो की है वो अपनी प्राइवेट सोर्सेज से करी है। यहाँ पे आप देखेंगे कि तीनों केसेस के अंदर प्राइवेट सोर्सेज से अदायगी की जा रही है, कहीं पे भी कंपनी के फंड्स में से अदायगी नहीं की जा रही, ठीक है। तो हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफ़र दिखाएंगे कैपिटल्स का, यानी कि अबरार ख़त्म हो गया, दूसरी तरफ बाशी को चला गया, इसी तरह अबरार ख़त्म हो गया सेकंड केस में, चमन को चला गया और फिर थर्ड केस के अंदर अबरार ख़त्म हो गया, निकल गया और आधा बाशी के हिस्से में चला गया इंटरेस्ट और आधा हमारे चमन के हिस्से में चला गया, ठीक है। कोई भी चीज़ जो है हमारी कंपनी के फर्म की जो सोर्सेज हैं उधर से अदायगी नहीं हो रही है, ठीक है। इसकी एंट्रीज देख लेते हैं, सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। मैं अलग अलग केसेस को यहाँ पे सॉल्व करके दिखाऊंगी। सबसे पहले केस 1 है हमारा, वो मैंने यहाँ पे उतार लिया, यानी कि अबरार सेल कर रहा है अपना इंटरेस्ट बाशी को और रिसीव कर रहा है 1,60,000 रुपीज़ फ्रॉम बाशी। आपको मैं यहाँ बताती चलूँ कि अबरार का कैपिटल टोटल जो था उस इन्वेस्टमेंट जो की थी 1,44,000 की थी, लेकिन बाशी को जब उसने बेचा तो 1,60,000 रुपीज़ में बेचा, ठीक है, ऊपर की कीमत में बेच रहा है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी मेंशन कर दिया गया है कि वो प्राइवेट सोर्सेज से उसने अदायगी की है, कंपनी के फंड्स में से कोई अदायगी नहीं की। और हम यहाँ एंट्री जो कर रहे हैं वो कंपनी की कर रहे हैं, यानी कि हम प्राइवेट सोर्सेज को तो डील नहीं कर रहे हैं, हम कंपनी के अकाउंट्स को डील कर रहे हैं, ठीक है।
तो इसकी एंट्री कुछ इस तरीके से हो जाएगी कि आपने सेम वही काम करना है, जर्नल इस तरह से हम बनाते हैं, अबरार का कैपिटल ख़त्म कर देना है, डेबिट साइड पे कर देना है 1,44,000 का, जबकि बाशी का कैपिटल जो है हमने बढ़ा देना है 1,44,000 से। और यहाँ मेंशन कर दिया मैंने, टू रिकॉर्ड द परचेज ऑफ अबरार्स इंटरेस्ट बाय बाशी, ठीक है, यानी कि अबरार ख़त्म हो गया और बाशी का कैपिटल बढ़ गया। अब इसके बाद हमारी बैलेंस शीट की शक्ल जो है वो चेंज हो जाएगी। कैश हमारे पास जो था 35,000 का, उसको तो हमने एज इट इज़ लिख लिया। अदर एसेट्स जो हमारे पास मौजूद थे 3,65,000 के, वो एज इट इज़ लिख लिया। अकाउंट पेबल थे 22,000 के, वो एज इट इज़ लिख लिए। अबरार का कैपिटल गायब कर दिया मैंने यहाँ से। बाशी का कैपिटल मैंने लिख लिया है 2,52,000 का। ये कैसे बना कि बाशी का अपना कैपिटल था 1,08,000 का, मज़ीद उसके अंदर मैंने ऐड कर दिया अबरार का कैपिटल भी, तो दोनों मिलके हो गए 1,44,000। चमन का कैपिटल एज इट इज़ रहा 1,26,000, ठीक है। तो यहाँ पे एंट्रीज जो हैं अभी भी दोनों साइड पे बैलेंस शीट की सेम आएंगी, क्योंकि हमने कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं की है जिसमें कोई कमी बेशी हो। एक अबरार का कैपिटल था जो कि गायब हो गया, अबरार का नाम, और उसमें जितनी भी अमाउंट थी वो हमने ट्रांसफ़र कर दी बाशी के अकाउंट के अंदर, ठीक है। तो इस तरह से हमारी दोनों साइड जो हैं वो 4 लाख की हो गई। सेकेंड केस देख लेते हैं। अबरार सेल्स इज इंटायर इंटरेस्ट टू चमन एंड रिसीव्स कैश ₹1,20,000 फ्रॉम चमन प्राइवेट सोर्सेज। अबरार ने अपना सेल कर दिया है इंटरेस्ट चमन को और रिसीव किए 1,20,000। 1,44,000 का था उसका शेयर, लेकिन उसने बेचा है 1,20,000, यानी कि लॉस में बेचा है उसने कुछ। लेकिन ये लॉस हुआ या गेन हुआ, कुछ भी जो हुआ वो उसके अबरार के पास रिकॉर्ड होगा उस चीज़ का, जबकि हम अपनी कंपनी के रिकॉर्ड्स के अंदर कोई ऐसी एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि ये सारा काम हुआ है प्राइवेट सोर्सेज से, ठीक है। कंपनी के अंदर से ना तो कुछ गया है, ना ही कंपनी के अंदर कुछ आया है। सिर्फ और सिर्फ उसका इंटरेस्ट जो है हमारा अबरार का वो गायब हो गया है, और चमन का हमने इंटरेस्ट बढ़ा दिया है, यानी कि उसका कैपिटल हमने इंक्रीज़ कर दिया है। सेम उसी तरीके से जैसा वे पे हमने पिछले में की जर्नल एंट्रीज पास, वही काम हम यहाँ पे भी करेंगे। अबरार के कैपिटल को ख़त्म कर देंगे 1,44,000 से, डेबिट साइड पे ले जाएंगे, और चमन के कैपिटल को बढ़ा देंगे 1,44,000 से। इसके बाद इसकी हम बैलेंस शीट बना लेते हैं। बैलेंस शीट के अंदर भी सेम वही सारे काम होंगे, कैश की एंट्री होगी और अदर एसेट्स होंगे, अकाउंट पेबल्स होंगे। अबरार का कैपिटल यहाँ से हमने हटा दिया है, जबकि बाशी का कैपिटल 1,08,000 का था, उसको कोई हमने नहीं छेड़ा, सेम एज इट इज़ लिख दिया। और चमन के कैपिटल को हमने इंक्रीज़ कर दिया। चमन का कैपिटल पहले जितना था उसके अंदर हमने 1,44,000 को ऐड कर दिया, और इस तरह से हमारी बैलेंस शीट जो है वो सेकंड केस के लिए भी तैयार हो गई। दोनों साइड्स हमारी 4 लाख की आ रही हैं, इसका मतलब हमने बिल्कुल सही किया। थर्ड केस देख लेते हैं। थर्ड केस के अंदर कहा जा रहा है अबरार सेल्स हैज 2/5 इंटरेस्ट टू बाशी for ₹65,000 and remaining interest to Chaman for ₹70,000. Bashi and Chaman make the payment from their private sources. यहाँ पे भी हमारे पास प्राइवेट सोर्सेज से अदायगी हो रही है, कंपनी के सोर्सेज से कोई भी चीज़ अदा नहीं हो रही, यानी कि कंपनी के अंदर से कोई चीज़ कैश नहीं जा रहा, सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट बढ़ रहा है जिसने परचेज की है इंटरेस्ट उसका, ठीक है। अब यहाँ पे हमें ये तो पता है कि बाशी ने 2/5 इंटरेस्ट ख़रीदा है, चमन का हमें आइडिया नहीं है कि कितना उसने ख़रीदा, उसको हम यहाँ पे कैलकुलेशन करके निकालते हैं। सबसे पहले आप डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट, क्रेडिट, इन सब का कॉलम बना लेंगे और अबरार के कैपिटल को ख़त्म कर देंगे 1,44,000 से, जबकि बाशी के कैपिटल को हम 1,44,000 का 2/5 निकाल लेते हैं। जब हम 1,44,000 का 2/5 निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 57,600। 2/5 इसके पास है तो एक इंटरेस्ट बचा, यानी कि 3/5 जो है वो कौन लेके जा रहा है, चमन, ठीक है। क्योंकि हमारे पास पार्टनर्स टोटल कितने थे, 3 थे। अगर आपको याद हो सम ऑफ रेशो वाला फॉर्मूला तो हम उसके अंदर यही करते हैं। हमने 1,44,000 में से 3/5 निकाला तो आ गया 86,400। अब बैलेंस शीट के अंदर हम अबरार का कैपिटल यहाँ से हटा देंगे, जबकि हम बाशी का कैपिटल भी बढ़ा देंगे और चमन का कैपिटल भी इंक्रीज़ कर देंगे। दोनों के कैपिटल को इंक्रीज़ कर दिया और जब आप टोटल करेंगे कैश और अदर सेट्स को तो टोटल बनेगा 4 लाख का, जबकि हम जब टोटल करेंगे दूसरी साइड पे अकाउंट पेबल, बाशी कैपिटल और चमन कैपिटल, तो वहाँ पे भी अमाउंट हमारी सेम आएगी, यानी कि 4 लाख, ठीक है। तो ये हमने देखा कि जब कंपनी के अंदर से कोई पार्टनर छोड़ के जा रहा होता है, रिटायर्ड हो रहा होता है, तो वहाँ पे किस तरह से एंट्रीज पास की जा रही होती है। और इसके अंदर प्योरली हमने डिस्कस किया कि जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको जो फंड्स मिल रहे हैं, जो अपने वो इंटरेस्ट सेल कर रहा है, उसको रिमेनिंग पार्टनर्स अपने अपने प्राइवेट सोर्सेज से अदायगी कर रहे हैं। कंपनी के फंड्स को बिल्कुल भी कोई छेड़ नहीं रहे, ठीक है। तो कंपनी का जब कोई फंड्स को नहीं छेड़ा जा रहा तो जाहिर सी बात है वहाँ से ना कैश कम हो रहा है ना अदर एसेट्स कम हो रहे हैं।
सिर्फ और सिर्फ जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका कैपिटल हम ख़त्म कर रहे हैं क्योंकि वो रिटायर्ड हो गया है, और उसकी जगह हम बाकी के जो पार्टनर्स हैं उन्होंने जिस तरीके से परचेजिंग करी है, जिसने ख़रीदा है उसके कैपिटल को बढ़ा देते हैं और जिसने नहीं की उसको एज इट इज़ लिख देते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया कि पार्टनरशिप के अंदर अगर कोई पार्टनर रिटायर्ड हो रहा होता है तो उसको किस तरह से उसकी रिटायरमेंट को रिकॉर्ड किया जाता है। और इसके अंदर अभी हमने सिर्फ एक चीज़ को डिस्कस किया है, सेल ऑफ इंटरेस्ट, और बाकी इसके 2 पार्ट्स और हैं, हम उसको इंशाल्लाह ताला अपने आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। और उम्मीद है ये लेक्चर भी आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा, और इसके अंदर किसी भी किस्म का कोई भी सवाल है, कोई भी कन्फ्यूजन है तो आपने हमसे फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर इस दिए गए ईमेल एड्रेस पे पूछना है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।